नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसी को विदा करना बेहद भावुक क्षण होता है। अगर रिश्ते पुराने हों तो विदा करने का दुख बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। उन्हें विदाई देते हुए पीएम मोदी बेहद भावुक हो गए। राज्यसभा से रिटायर हो रहे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अपने करीबी संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री सदन में भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, गुलाम नबी आजाद अपने दल के साथ साथ देश और सदन की भी चिंता करते थे। उन्होंने कहा वो शरद पवार को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। सत्ताधारी पार्टी के अपने आखिरी भाषण में गुजरात के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते करते गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा, ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। पिछले 2 दिन में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा में तारीफ की है। हालांकि सोमवार को उन्होंने ये चुटकी भी ले डाली थी कि कांग्रेस इसका कोई और मतलब ना निकाल ले। आजाद ने कश्मीर के स्थानीय चुनाव कराने पर उनकी तारीफ की थी। कभी कभी संसदीय राजनीति में ऐसे दृश्य भी आते हैं जब राजनीति पीछे छूट जाती है और आपसी संबंध बड़े हो जाते हैं। आज देश के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा इसी राजनीतिक सौहार्द से उम्मीद है, जिसे मौजूदा माहौल में और मजबूत करना बेहद जरूरी है। संसद भवन से शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो जिस घटना का जिक्र कर पीएम मोदी आज भावुक हुए, उसकी तस्वीरें देख लेते हैं। दरअसल ये घटना 25 मई 2006 की है। उस समय गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब श्रीनगर में गुजराती पर्यटकों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड फेंका था। इसमें 4 पर्यटक मारे गए थे, 6 अन्य घायल हो गए थे। यह घटना तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के श्रीनगर से जाने के कुछ देर बाद ही हुई थी। तब आजाद ने मृतकों के शवों को हवाई जहाज से भेजने की व्यवस्था की थी और वो उसके लिए एयरपोर्ट भी गए थे। उस समय छोटे बच्चे उनसे लिपट कर रोने लगे थे। खुद गुलाम नबी आजाद भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक ऐसे सहयोगी को विदाई दी गई जिसकी राजनीतिक विचारधारा जरूर हमसे अलग थी, लेकिन उसने हर किसी से सम्मान पाया। राजनीति में कोई स्थायी तौर पर विदा नहीं होता। आप जहां भी रहें वहीं से देश की सेवा करें। कुछ अन्य राजनीतिक खबरों की बात कर लेते हैं। तमाम उठापटक के बाद आखिरकार पूरे 85 दिनों के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आज 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ नाराजगी भी दिखने लगी है। बीजेपी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरणों का ध्यान नहीं रखा। 17 नए मंत्रियों ने पटना के राजभवन में मंगलवार को शपथ ली। इनमें से अधिकतर बीजेपी की तरफ से नए चेहरे थे। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार, संजय झा और लेसी सिंह जैसे अनुभवी लोगों के साथ
पहली बार विधायक बने जयंत राज, जमा खान, सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में मौका दिया। जो अनुभव मेरे पास है उसका लाभ बिहार की 14 करोड़ जनता को मिले, इसके लिए काम करूंगा। नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। 17 नए मंत्रियों में 7 अगड़े हैं तो 4 पिछड़ी जातियों के, 2 अति पिछड़ी जातियों के, 2 मुस्लिम, 2 अनुसूचित जाति से भी मंत्री बनाए गए हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन बीजेपी में मंगलवार के मंत्रिमंडल विस्तार से सब खुश नहीं। जातीय संतुलन है, जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको जो अनुभव का संतुलन है उसको ध्यान में नहीं रखा गया और किसी जिले से 3-3 मंत्री बनाए गए, कहीं से कहीं पूरे कमिश्नरी खाली रहा, कहीं से नहीं बनाए गए। जो कठिन ये से जीत के आए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया, साफ सुथरे छवि वाले को नहीं बना के कई दागी लोगों को बनाया गया, कई मैच्योर्ड लोगों को बनाया गया। मंत्रिमंडल में लगता ही नहीं है कि कोई भारी भरकम चेहरा मंत्रिमंडल में है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए शुरू में, उसमें सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग जीत के आए हैं। आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि नीतीश और बीजेपी में कौन किस पर भारी है, तो निश्चित रूप से संख्या बल के आधार पर बीजेपी को बढ़त हासिल है। लेकिन विभागों की संख्या और उनके नामों को अगर आप देखेंगे तो ये गलतफहमी दूर हो जाती है और ये साफ होता है कि नीतीश अपने सहयोगी बीजेपी पर कहीं से 19 नहीं बल्कि 20 ही हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को किसी की चिंता नहीं है, न तो मिट्टी की चिंता है और न ही माटी से उनको प्यार है। उन्हें केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बंगाल बसा है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में अब परिवर्तन की जरूरत है, जो होकर ही रहेगा। मित्रों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो फिर ये जितने भी विकास के काम हुए इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई ये थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बंगाल में आने के समय कहा गया था कि मैं मां, माटी, मानुष, इसकी रक्षा होगी। मित्रों, मां का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा को लेकर 121 लोग दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब इनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का बीड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उठाया है। अस्सी साल के पूर्व सैनिक गुरमुख सिंह तिहाड़ में बंद हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के समसपुर सिंघा गांव का ये बुजुर्ग आंदोलन की आवाज बनने आया था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांव में धर्मी फौजी के नाम से मशहूर गुरमुख सिंह सूबेदार रहे और 2 दशक फौज में गुजारे। दिल्ली पुलिस ने ललकारिया कि भी तुसीं इत्थों छड्ड के चले जाओ, भी तुहानूं असीं नुकसान करांगे तुहाडा। ते गुरमुख सिंह समशपुर उस टाइम उत्थे मोर्चे की अगवाई कर रहे सी। वो कहंदे भी असीं छड्ड के नहीं जावांगे ते असीं इत्थे मरन लई तैयार हैं। ते उस करके वो पुलिस ने उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया जी, भी तुहाडी गिरफ्तारी कर लेनी है। ते गिरफ्तार होने लई तैयार हो गए ते गिरफ्तार करके उन्होंने
बेटे की राह तकती मां। 21 साल का इकलौता बेटा सुनील आंदोलन से जुड़ा था। हरियाणा के कैथल के कसान गांव से रोज टिकरी बॉर्डर दूध सब्जियां पहुंचाता था, लेकिन 26 जनवरी को जब गया तो फिर लौटा नहीं। उसके बाद से सलाखों के पीछे है। किसान आंदोलन में कैसे शामिल हो? बस जो दूध दाद लेके सब्जी सुब्जी लेके बीज जाया बंदा। तो कहाँ से पकड़ा, कुछ आपको पता है? फोन से बोल जी फोन आया था, कल 13 दिन हो गए थे उसकी, कल ही आया फोन। वो कह रहा था, मैंने कहा पूछा बेटा कोई रोड रब्दा, मैंने बोला ना माँ जी हम तो डिग्री बॉर्डर पे थे और वहां से ठाए ना, और कोई भीड़ थी ना कुछ नहीं था, डिग्री बॉर्डर पर तो ठाए। जेल में बंद ऐसे 121 लोगों की लड़ाई लड़ने का फैसला दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। 120 लोग 21 लोग पकड़े गए थे। इसमें हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो अब इनके जमानतें लगानी शुरू की। 3 लोगों की कल जमानत हुई है। जिनकी गिरफ्तारी हो गई उनके परिवार को तो उनका पता है, पर जो लापता हैं उनके परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। अपनों की गुमशुदगी को लेकर दर्जनों परिवार हरियाणा और पंजाब के इसी अंधेरे में हैं। हरियाणा के जिंद के कंडेला गांव का बजिंदर सिंह आंदोलन में शामिल होने तो आया था, मगर लापता है। गांव वालों ने 26 जनवरी को आखिरी बार उसको नांगलोई के पास देखा। वहाँ नांगलोई से थाने से आए थे, आज 2 पुलिस वाले थे, वो पूछ रहे थे कैसे कैसे गया था, और माम ने तो खुद पता नहीं था, मानू पता नहीं था, माम क्यों जान दिया उसने। इनकी राह आसान करने की कोशिश जरूर चल रही है, पर सफर मुश्किलों भरा है। पहले लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर ही सिमटी थी, पर अब खुद की भी लड़ाई लड़नी होगी। कानूनी पेचीदगियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही, जिसको लेकर इनकी चिंताएं भी हैं और सामने चुनौतियां भी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पुलिस स्टेशनों की सूरत में एक अहम बदलाव लाया गया है। यहां महिला मनोवैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त की गई हैं ताकि पीड़ित महिलाएं और बच्चे बगैर किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। ये महिला मनोवैज्ञानिक पीड़ितों को उनका कानूनी हक भी बताती हैं और ये भी कि उन्हें पुलिस स्टेशन के अलावा अन्य कहां से मदद मिल सकती है। रक्षिता एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार है। उन्हें बेंगलुरु के हलसूरू गेट पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है। रक्षिता जैसी मनोवैज्ञानिक सलाहकारों का काम थाने आने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ाना और उनकी मदद करना है। रक्षिता के साथ एक महिला कांस्टेबल भी होती है। अपनी जैसी एक महिला को पुलिस स्टेशन में देखकर पीड़ित महिला खुलकर अपनी बात कहती है। हम कानूनी मदद के अलावा एनजीओ का नाम और दूसरे अधिकारियों की जानकारी भी उन्हें देते हैं जो उनके मददगार हो सकते हैं। बेंगलुरु शहर के सभी 110 पुलिस स्टेशंस में 2-2 महिला मनोवैज्ञानिकों को बहाल किया जा रहा है। इस महीने के आखिर तक सभी स्टेशनों में उनकी तैनाती हो जाएगी। सिविल डिफेंस विंग से हमने ग्रेजुएट जो महिलाएं हैं उनको लिया है, इंटरव्यू के बाद में लिया। उसके बाद निभान से हमने इनकी ट्रेनिंग कराई है। उनको 1 हफ्ते का निभान से कोर्स करा के, निभान के बाद में पुलिस के अंदर भी उनको पुलिस प्रोसीजर्स और लॉज और उनके रिलीफ और रेगुलेशंस क्या है इसके बारे में उनको जानकारी देके अब वो वहाँ पर हर समय सुबह से लेके शाम तक एक महिला वहाँ रहेंगी। आम तौर पर देखा गया है कि पुलिस कमिश्नर के बदलते ही प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन ये मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है और निर्भया स्कीम से भी। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि इस बार कोताही नहीं बरती जाएगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।